नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से रिलेटेड उन क्वेश्चंस का जो दिल्ली पुलिस में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ऑलरेडी इस दिल्ली पुलिस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। पहला और दूसरा मॉक टेस्ट आपको मिल चुका है, बहुत सारे दोस्तों ने उसको अटेम्प्ट किया, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी उनका रहा। तो आज के वीडियो में हम लोग तीसरे मॉक टेस्ट की बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के वीडियो का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा एग्रीमेंट जो बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। पूना पैक्ट एक्चुअली 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बी.आर. अंबेडकर के बीच हुआ था। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति के तहत उन्होंने दलितों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने की बात की, जिससे गांधी जी बहुत नाराज हुए। ऑलरेडी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया जा चुका था, तो अंग्रेज चाहते थे दलित को भी अलग करें, लेकिन गांधी जी कहते थे दलित हिंदू का ही पार्ट है, तो इनके लिए पृथक निर्वाचन नहीं चाहिए, और इसी के खिलाफ उन्होंने अनशन किया। जबकि बी.आर. अंबेडकर का कहना था कि दलितों को पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए। बस इसी बात पे ठन गई। फिर कई सारे नेताओं के सहयोग से बी.आर. अंबेडकर को समझाया गया, और बी.आर. अंबेडकर गांधी जी से यरवडा नाम के जेल में जाकर एक समझौता करते हैं, जिसका नाम होता है पूना पैक्ट। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय का क्या अर्थ होता है। देखो, किसी भी देश के जब डेवलपमेंट या ग्रोथ के प्रोसेस में हम जाते हैं तो वहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको मिलते हैं। एक होता है सर्वोदय और एक होता है अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब होता है जब किसी भी एरिया में या किसी भी क्षेत्र में जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है उसका, यानी कि जो सबसे गरीब है, अगर उसका उत्थान हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, तो वो जो कॉन्सेप्ट या आइडिया होता है वो अंत्योदय होता है। और नेहरू जी ने इस अंत्योदय की आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया था। ऐसे ही एक सर्वोदय का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें होता है सभी का उत्थान। इस आइडिया को महात्मा गांधी के द्वारा काफ़ी पॉपुलर किया गया था। महात्मा गांधी जी का कहना था कि चाहे अमीर हो या फिर गरीब, दोनों को यहाँ पर एक समान अधिकार मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। लेकिन गांधी जी यहीं पे अमीरों से एक अपेक्षा भी करते हैं, वो ट्रस्टीशिप का। वो कहते हैं कि ये जो अमीर हैं अगर बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं तो उस पैसे का एक पर्टिकुलर हिस्सा ट्रस्ट में दान करेंगे, ताकि उस पैसे से गरीबों या बेसहारा लोगों का कल्याण भी किया जाएगा। तो आपके आने वाले एग्जाम्स में बार बार ये क्वेश्चन दिखेगा कि अंत्योदय का कॉन्सेप्ट क्या होता है और सर्वोदय का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्रता संग्राम 1857 यानी कि इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यह एक बुक है और इस बुक को किसने लिखा था। तो याद रखिएगा, वीर दामोदर सावरकर। दोस्तों, ये किताब हमारे इंडिया की हिस्ट्री का जो पहला रिवोल्ट हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में, उसको हम स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मानते हैं, और उसी के बारे में पूरी की पूरी किताब लिखी गई है। बार बार एग्जाम्स में ये आता रहता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ या विजय मीनार का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था। तो उस राजा का नाम था राणा कुंभा। दोस्तों, राणा कुंभा जो थे वो मेवाड़ के शासक थे, और उन्होंने महमूद जो खिलजी था उसके नेतृत्व वाली सेना को उन्होंने हरा दिया था, और इसी की स्मृति में उन्होंने एक विजय स्तंभ बनवाया था जिसमें टोटल 9 फ्लोर थे। ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो ये भी खूब एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो विजय स्तंभ है ये किसके द्वारा बनवाया गया, राणा सांगा, राणा प्रताप या राणा कुंभा। तो याद रखिएगा राणा कुंभा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायु का विक्षेपण किसके कारण होता है। देखिए, जो पृथ्वी है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, और उसका जो रोटेशन का डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व। और जब ये पृथ्वी रोटेट करती है तो इसके रोटेशन के कारण जो हवाएं चलती हैं उनका क्या होता है, डाइवर्जन होता है। और इन हवाओं का जो डाइवर्जन होता है, स्पेशली वहाँ पे जो फोर्स काम करता है डाइवर्ट कराने के लिए, उस फोर्स का नाम होता है कॉरियोलिस फोर्स। अब ये डाइवर्जन कैसे होता है ये भी याद रखिएगा। हमारी जो पृथ्वी है ये 2 गोलार्धों में बटी हुई है। ऊपर का जो गोलार्ध है इसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर या नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब देखिए, जब भी हवा
साउथ हेमिस्फेयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होगी या बहेगी तो वो हमेशा अपने लेफ्टवर्ड यानी कि हवा हमेशा अपने लेफ्टवर्ड क्या करेगी, डाइवर्ट होगी। और वहीं उत्तरी गोलार्ध में अगर हवा बह रही है तो वो हमेशा अपने राइटवर्ड डाइवर्ट होगी। कोरियोलिस फोर्स का रूल यही कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपने बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपनी दाईं ओर डाइवर्ट होती हैं। उसके पीछे कोरियोलिस फोर्स काम करता है और कोरियोलिस फोर्स को जनरेट करने का जो रीजन है वो है हमारे अर्थ का रोटेशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उच्चतम श्रेणी और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? देखिए, कोयला जो होता है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है और कोयले के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। उनमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बेस्ट कोयला कौन सा है। कोयले की जो कैटेगरी होती है उसमें कार्बन के प्रेजेंटेशन के आधार पे उसको कैटेगराइज किया जाता है। तो एंथ्रासाइट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कोयले में सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और इंडिया में एंथ्रासाइट स्पेशली जम्मू कश्मीर वाले रीजन में मिलता है। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार का कोयला मिलता है, तो याद रखिएगा दोस्तों बिटुमिनस। ये जो बिटुमिनस है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलता है, स्पेशली झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्टेट्स में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय यानी कि इसको हम दोस्तों ओपेक कहते हैं। ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसको 1960 में बनाया गया था एज अ कार्टेल के रूप में। कार्टेल देखिए होता क्या है, इकोनॉमिक्स का वर्ड होता है जिसका मतलब होता है उत्पादकों का समूह। तो जितने भी देश पेट्रोल उत्पादित करते हैं या पेट्रोल धरती से निकालते हैं उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और पेट्रोल की प्राइस में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये जो ओपेक बना 1960 में, इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है यूरोप में जिसकी कैपिटल है वियना, वहीं पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? यानी कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो हर बिल या फिर हर समय अपना वोटिंग नहीं करता है, वो उस टाइम वोटिंग करता है जब लोकसभा के सदस्यों के वोटिंग का रिजल्ट टाई के रूप में आ जाता है। जैसे किसी बिल को पास करना है या नहीं करना उस पर वोटिंग हो रही है, आधे लोग बोल रहे हैं हाँ, आधे लोग बोल रहे हैं ना, बराबरी पे आ गया। अब जो निर्णायक मत होगा वो स्पीकर का होगा। तो यहाँ पे स्पीकर का जो वोट होता है हमेशा याद रखिएगा वो निर्णायक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट हमेशा सबसे पहले निम्नलिखित में प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट, हमारे संविधान में केंद्रीय बजट वर्ड है ही नहीं। केंद्रीय बजट के लिए जो वर्ड यूज हुआ है उसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल असेसमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 112 में इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है और वहां पे जो बजट है एनुअल फाइनेंशियल असेसमेंट उसको एज ए मनी बिल के रूप में प्रेजेंट किया गया है। तो आप लोगों को हमेशा पता होगा कि मनी बिल जब भी हमारे संसद में पेश होता है तो वो सबसे पहले केवल और केवल लोकसभा में होता है। तो इसीलिए बजट भी सबसे पहले कहाँ जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा लोकसभा में। और बजट पेश करने की जो जिम्मेवारी होती है जनरली भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री, वही करते हैं। वर्तमान में जो हम लोगों ने एक रूल बना दिया है कि बजट कितने तारीख को पेश होगा, तो आजकल हम लोग इसको जो है कि 1 फरवरी को पेश कर रहे हैं हर साल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है। और दोस्तों फॉरेस्ट कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1906 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध क्या है? तो देखिए हमारा जो एग्रीकल्चर डोमिनेट कंट्री है और एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, उससे रिलेटेड और भी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हम लोग लगातार रिवोल्यूशन करते रहते हैं। उसी में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो ये दोस्तों याद रखिएगा फिश प्रोडक्शन। अब देखिए जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्लू रिवोल्यूशन जो क्वेश्चन में था फिश प्रोडक्शन, ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम से है, ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर से है, यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन जो फूड ग्रेन क्रॉप्स जैसे कि गेहूं चावल वगैरह हो गए, ग्रे आपका फर्टिलाइजर से है, पिंक रिवोल्यूशन जो है ओनियन से है। तो ये आप याद रखना, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर्स इज कॉल्ड, यानी कि 2 नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको दोस्तों बोलते हैं दोआब।
अब आपको लग रहा होगा कि पंजाब क्या है, तो पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों के बीच की भूमि। जैसे जो हमारा पंजाब है वहां पे 5 नदियां कौन कौन सी हैं? चेनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। सिंधु पंजाब में नहीं आती है। ये 5 नदियों को की जो पूरी की पूरी एरिया है या फिर उसकी जो भूमि है वही पंजाब कहलाती है। ऐसे गंगा और यमुना के बीच यूपी का जो पोर्शन है उसको दोआब कहते हैं, ये बिल्कुल याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई विकास बैंक एशियन कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बाद बनाया गया था। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों 1966 में हुआ था और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है। अब इसके वर्तमान में मेंबर्स अगर हम देखें कि करंट में एडीबी के मेंबर्स कितने हैं, तो इस टाइम इसके 69 मेंबर्स हैं। और मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका जो 69वां मेंबर बना है वो इजराइल बना है, इसी साल बना है, इसलिए आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में सहायक जीवाणु कौन होता है? तो उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये जो दूध होता है इस दूध से हम बहुत सारे बाई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, पनीर है, मक्खन है, घी है। इसी तरीके से उसका एक प्रोडक्ट होता है दही, और दही एक जीवाणु की वजह से होता है। उस जीवाणु का नाम याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? देखो, भारत में जितने भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको हम बेसिकली सीजन के हिसाब से 3 पार्ट में बांटते हैं। खरीफ ये बरसात की फसलें होती हैं, रबी सर्दियों की फसलें होती हैं, और जायद जो होती हैं वो गर्मी की फसल होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन सी बरसात में नहीं होती है, तो आप देखो सरसों ज़्यादातर आप देखोगे कि इंडिया में ये सर्दियों के मौसम में होती है, तो ये नहीं है। बाकी मक्का, मूंगफली और कपास ये तीनों के तीनों खरीफ की फसलें हैं। यहाँ पे मैंने तीनों जो टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं उनका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है, सीजन, इसके अलावा मंथ और उनके कुछ एग्जाम्पल्स। इसको बिल्कुल अच्छे से रट लेना। ये बहुत ही नॉर्मल टाइप का आपको लगेगा नॉलेज, लेकिन इससे दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप ऑफ क्रॉप्स पे क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चर डोमिनेट कंट्री है। आज भी भारत की आधी आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये जो इनका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक तरफ आपको कुछ डिजीज दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके कुछ क्या दिए गए हैं, उसके आप देख लो कारक का मतलब है कि जैसे मलेरिया है, क्या वो किसी बैक्टीरिया या वायरस से होता है, किससे होता है? तो अब इसको हम लोग मैच करते हैं। देखिए, मलेरिया जो होता है वो पैरासाइट यानी प्रोटोजोआ से होता है, पोलियो वायरस से होता है, ट्यूबरकुलोसिस यानी जिसको हम टीबी बोलते हैं, क्षय रोग, ये किसी न किसी बैक्टीरिया से होता है, और जो दाद होता है ये फंगस होता है। तो अब इसको आप मैच कर लो। ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, सी का हो गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान मूल रूप से 1950 में आया तो उस टाइम हमारे पास मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया, और जब जोड़ा गया तो उस टाइम मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। लेकिन बाद में सन 2002 में हम लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इस 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा। तो आज के डेट में अपने पास टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? 11। मूल कर्तव्यों का विचार हमने किस देश से लिया है? रसिया से लिया है। मूल कर्तव्य, जैसे मूल अधिकार आपको मिले हैं, तो अधिकारों के बदले देश के लिए आपका कुछ कर्तव्य होता है। तो आप बिल्कुल अपने 11 कर्तव्य जानिए कि देश का नागरिक होने के नाते आपकी क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए, दल बदल विरोधी अधिनियम का मतलब होता है एंटी डिफेक्शन बिल। भारत की राजनीति हमेशा से अस्थिरता में रहती रही। नेता इस पार्टी से चुनाव जीतते और उस पार्टी में चले जाते, इससे सरकार में स्थायित्व तो नहीं आ रहा था। तो 1985 में हम लोगों ने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जिसका नाम होता है 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसमें एक अनुसूची अपने संविधान में जोड़ते हैं जो होता है 10th शेड्यूल। तो आज अगर आपसे पूछा जाए कि दल बदल से संबंधित कानून कौन सी अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में,
किस संविधान संशोधन के माध्यम से आया? 52 में। किस साल आया? तो 1985 में। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी बताइए। जैसे अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा, ऐसे विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों नील। ये जो नील नदी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में विक्टोरिया झील से बहती निकलती है और मेडिटेरियन सी में जाकर गिरती है। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। यहाँ पर एक आपको टेबल मिल रहा है जिसमें सभी कॉन्टिनेंट के जो लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं उनके नाम हैं। जैसे यहाँ पे अफ्रीका में आप देख रहे हो कि नील है जो दुनिया की सबसे लंबी है। इसके अलावा एशिया की सबसे लंबी रिवर यांगजी जो कि चाइना में बहती है। यूरोप की सबसे लंबी रिवर है वोल्गा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रिवर है मरे डार्लिंग। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। अच्छा, इसका जो डेल्टा होता है चिड़िया के पंजे के आकार का होता है, इस पर भी खूब क्वेश्चन आता है। साउथ अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है अमेजन। अब देखो वाटर अमाउंट के हिसाब से अगर देखें, ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन नील के बाद, लेकिन वाटर अमाउंट में ये नील की बाप है। इसका मतलब है नील में बहुत कम पानी है लेकिन अमेजन में बहुत ज़्यादा पानी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाटर फ्लो या फिर वाटर अमाउंट के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो अमेजन, लेकिन वैसे लेंथ के हिसाब से कौन होगी? नील होगी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम होता है दुनिया भर में शांति बनाए रखना। तो यूएन का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए आप देखते होंगे कि हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा किस साल यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया था? 1945 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखो वैसे अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो है चिल्का उड़ीसा की, लेकिन चिल्का का पानी चूंकि वो समुद्र के किनारे है तो खारा है, तो खारे पानी की बड़ी झील चिल्का। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का, लेकिन भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी वुलर, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। ऐसे अगर दुनिया में पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सेम कैस्पियन सागर, क्योंकि कैस्पियन का पानी कैसा है? खारा। लेकिन अगर वहीं पे आपसे पूछा जाए कि दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो याद रखिएगा लेक सुपीरियर। ये जो लेक सुपीरियर है नॉर्थ अमेरिका की जो ग्रेट 5 लेक्स है, 5 महान झीलें, उन्हीं में से एक है। अगला क्वेश्चन है, अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? एक बड़ी फेमस किताब है, इंडियन ओरिजिन के ऑथर हैं, ब्रिटिश ऑथर, जिनका नाम है विक्रम सेठ। तो याद रखिएगा ये लॉन्गेस्ट इंग्लिश में पब्लिश नॉवेल है, तो लगातार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है अ सूटेबल बॉय। हमारा वायुमंडल कितने परतों में विभाजित है? यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुल कितने लेयर है? बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भाई बताइए कि कितने लेयर है। तो टोटल कितने लेयर हैं? टोटल 5 लेयर है, और पांचों लेयर की अपने खास बात होती हैं। जैसे सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इनकी हाइट, अब ऐसा नहीं ना कि इनकी हाइट बिल्कुल फिक्स होगी, अप्रोक्स में कभी ऊपर नीचे घटती बढ़ती रहती है। तो यहाँ आप लगा लो कि 0 से लेकर लगभग 12, 15, 20 किलोमीटर तक आपको ट्रोपोस्फेयर मिलेगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे मेन लेयर है। क्योंकि जितने भी सीजनल इवेंट होते हैं, वेदरिंग फेनोमेनाज होते हैं, जैसे बादल का बनना, बारिश होना, बिजली कड़कना, वो सारा यहीं पे होता है। ठीक है, इसके बाद आपको स्ट्रेटोस्फेयर मिलता है, यहीं पे आपको ओजोन लेयर मिलती है जो पृथ्वी की रक्षा कवच कहलाती है, अल्ट्रावायलेट रेज को सूर्य की वहीं पे रोक लेती है। इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेयर में इतना क्लीन और पीसफुल वहाँ पे जो मतलब एटमॉस्फेयर होता है कि हवाई जहाज़ वगैरह वहीं पे उड़ते हैं। फिर मेसोस्फेयर होता है। थर्मोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आयंस मिलते हैं, इसको आयनोस्फेयर भी बोला जाता है। हमारे यहाँ जो ये रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब का जो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? थर्मोस्फेयर या फिर आयनोस्फेयर की वजह से। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन। बहुत बड़ा नाम है थॉमस अल्वा एडिसन का। इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए, उनमें इनका सबसे बड़ा जो इन्वेंशन माना जाता है वो बिजली का बल्ब है।
इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस साल किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ। ये पूरा का पूरा जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ लैंग्वेज बेसिस पे, ये कमेटी थी फजल अली कमेटी, जिसके रिपोर्ट पर किया गया। एक्चुअल में भारत जब आज़ाद हुआ तभी से भाषा के आधार पे बहुत सारे राज्य मांग कर रहे थे कि हमें बनाओ। उसमें आंध्र प्रदेश बहुत तेज़ी से अपनी मांग को बढ़ा रहा था और आप देखोगे इसी वजह से 1953 में आंध्र प्रदेश लैंग्वेज बेसिस पे भारत का पहला राज्य बना था। उसके बाद नेहरू जी ने कमेटी बनाई, इस कमेटी को बोला कि आप रिव्यू करो क्या और भी राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया जा सकता है। तो उस कमेटी ने ग्रीन सिग्नल दिया और उसी के आधार पर 1956 में भाषा के आधार पर भारत का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हो बहुत महत्वपूर्ण एक शासनकाल रहा, जिसमें 5 अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में गुलाम डायनेस्टी के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और फिर ये लास्ट समाप्त होता है जब मुगल डायनेस्टी की स्थापना होती है। और मुगल डायनेस्टी के फाउंडर बाबर ने जब 1526 में पानीपत के फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोदी को हराया, तो कुल मिला जुलाकर 1206 से लेकर 1526 के बीच दिल्ली सल्तनत का शासनकाल चला। और तो यहाँ पे आप देख लो किस साल समाप्त हुआ, 1526 में। और इस इतने सालों में टोटल 5 अलग अलग साम्राज्यों ने या फिर राजवंशों ने यहाँ पे रूल किया। सबसे नंबर 1 पे गुलामों ने किया, फिर उसके बाद खिलजियों का नंबर आया, खिलजियों के बाद तुगलकों का नंबर आया, फिर सैयदों का नंबर आया और सबसे लास्ट में लोदियों का नंबर आया। और जो लास्ट लोदी दिल्ली सल्तनत का शासक था वो इब्राहिम लोदी था। पानीपत के फर्स्ट वार में उसको बाबर ने हराकर दिल्ली की गद्दी हासिल की थी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला या पहली महिला? तो 1971 में हमारे देश की पहली महिला इंदिरा गांधी बनती हैं, जिनको भारत रत्न मिलता है। आपको पता होगा भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड होता है, जिसको 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था और उस साल 3 लोगों को यह अवार्ड दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। लेकिन पहली महिला जिनको ये मिलता है इंदिरा गांधी बनती हैं 1971 में। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे कि भारत के लिए बहुत सारे लोगों ने अब तक नोबेल जीता है, पहले नोबेल जीतने वाली महिला भारत की तरफ से कौन है? इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा निम्नलिखित में से किस खादान से निकाला गया था? कोहिनूर हीरे का भी एक अजब इतिहास है, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है दोस्तों। तो कोहिनूर हीरा हजारों साल पहले आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। इसके बाद इस पर काकती वंश के शासकों ने इस हीरे को अपने स्वामित्व में रखा। फिर मुगलों का शासन आया, मुगलों ने इस हीरे को साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में लाए और शाहजहां ने एक राजगद्दी बनवाई थी अपने बैठने के लिए, जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं। उस मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरों को लगवा दिया। फिर 1739 में एक लुटेरा आता है, नादिर शाह, अफगान लुटेरा। वो क्या करता है, मयूर सिंहासन लूट ले जाता है और पूरा का पूरा ये जो है कि चला जाता है अफगान की तरफ। फिर बाद में अफगान का एक और शासक होता है शाह शुजा, जो हमारे पंजाब प्रांत के शासक रणजीत सिंह को ये उपहार के रूप में वापस कर देता है। और फिर जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज जब पंजाब पर अधिकार करते हैं तो उस समय पंजाब में एक छोटा अल्पवयस्क राजा होते हैं दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह वो हीरा अंग्रेजों को दे देते हैं और अंग्रेज अपने यहाँ ले जाकर उसको रखे हुए हैं। और इंडिया लगातार क्लेम कर रहा है ये हीरा हमें मिल जाना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग का मेन काम क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू को सेपरेट करना स्टेट और सेंट्रल के बीच में, यानी सरकार जितना भी टैक्स कलेक्ट करती है उसमें कितना केंद्र सरकार को मिलेगा और कितना राज्य सरकार को मिलेगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम होता है वो फाइनेंस कमीशन करता है। और फाइनेंस कमीशन हर 5 साल पे बनता है। तो पहला बार जो फाइनेंस कमीशन बना था वो 1950s में बना था। तो आप याद रखना कि किस आर्टिकल के तहत बना था, तो 280 के तहत।
इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? आज के डेट में भारत में राष्ट्रीय आय को एस्टिमेट करने की जो जिम्मेवारी है वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को है, लेकिन पहली बार इंडिया में जो नेशनल इनकम कैलकुलेट की गई थी 1867 और 68 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि लगभग आज से 150 साल पहले के लिए। और जो व्यक्ति किए थे उनका नाम था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बड़ी फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी किताब में उन्होंने एक थ्योरी दिया, द ड्रेनेज थ्योरी ऑफ वेल्थ। उसमें उन्होंने बताया कि अंग्रेज कैसे हमें लूट रहे हैं, हमारे देश का पैसा कैसे अपने यहाँ ले जा रहे हैं, और उसी में एस्टिमेट करके उन्होंने उस टाइम बताया था इंडिया की पर कैपिटा इनकम जस्ट 20 रुपीज़ है। तो आज से 150 साल पहले इंडिया का एक आदमी एक साल में मात्र 20 रुपए कमाता था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हायर देन होपर किसकी जीवनी है, यानी कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति की बायोग्राफी है? तो नाम याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला बहुत फेमस साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने दुनिया भर में जो रंग भेद होता है, काले और गोरे का जो भेद होता है, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ की, और इन्हीं की वजह से अफ्रीका में और दुनिया के अनेक देशों में जो काले लोग होते हैं उनको बहुत सारे अधिकार मिले, क्योंकि जो गोरे होते हैं जैसे अंग्रेज़ वगैरह ये अपने को सुपर समझते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा से ये जो निग्रो या फिर काले लोग हैं इनको क्या करते थे, दबा के रखते थे, इनको मजदूर वाले क्लास में डालते थे। लेकिन नेल्सन मंडेला या फिर अब्राहम लिंकन हो या बराक ओबामा हो, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ पूरी दुनिया में जो है कि अपना आंदोलन चलाया है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? देखिए, फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी का एक पोस्ट होता है। आज के डेट में ये बंद हो चुका है, लेकिन इंडियन आर्मी में 2 ही व्यक्ति अब तक ऐसे रहे हैं जिनको फील्ड मार्शल का पोस्ट दिया गया था। पहले थे KM करियप्पा और दूसरे थे मानेकशॉ। तो अब फील्ड मार्शल वाला पोस्ट तो बंद हो गया है, लेकिन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला फील्ड मार्शल कौन है, तो वो आप याद रखिएगा, KM करियप्पा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बाजार का नियम किसने दिया था? बाजार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक नियम है जिसे मार्केट लॉ बोलते हैं। ये JB से ने दिया था, और इस नियम में उन्होंने बोला था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि आप डिमांड की चिंता मत करो और प्रोडक्शन करते जाओ, प्रोडक्शन अपने आप अपनी डिमांड बना लेगी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पेपर गोल्ड यानी कि कागजी सोना किसे कहते हैं? देखिए, कागजी सोना एक स्पेशल करेंसी होती है IMF की, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स, यानी कि विशेष आहरण अधिकार। इसी को हम बोलते हैं पेपर गोल्ड। कई बार आपके सामने आ सकता है ऐसे भी क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज कंसीडर्ड एज अ पेपर गोल्ड। उसमें US डॉलर, SDR, इंडियन रुपीज़ या फिर चाइनीज़ युआन कुछ भी हो सकता है। तो आपको लगेगा कि जी डॉलर को कहीं ना कहीं पेपर गोल्ड बोलते हैं। नहीं, पेपर गोल्ड IMF की अपनी एक करेंसी है जिसको SDR बोला जाता है, स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनकी तरंगें तेज होती हैं, उनकी आंखें तेज होती हैं, प्राकृत है, या फिर अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न करती हैं? तो बिल्कुल याद रखना, वो अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न करती हैं, जिससे उनके आसपास जो भी चीज़ होती है ना, उससे वो वाइब्रेट करके उनको हिंट कर देती है कि इधर ये सामान है या इधर ये सामान है। तो वो अंधेरे में बिल्कुल आसानी से क्या करते हैं, उड़ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और यहाँ पे 572 के आसपास आइलैंड है, और उन्हीं में से एक आइलैंड है जहाँ पर वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पे भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। ये 2-3 क्वेश्चन अंडमान निकोबार से खूब पेपर्स में आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, यानी कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है? तो वो एक सींग वाले गैंडे का नेचुरल हैबिटेट है। जैसे इंडिया में एशियन लायंस जो हैं यानी एशियाई शेर हैं वो सिर्फ गुजरात के गिर में मिलेंगे, ऐसे ही काजीरंगा जो है आसाम का, वो राइनोसोरस या फिर एक सींग वाले गैंडे जो होते हैं उनके लिए फेमस है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिसोर्स रीन्यूएबल है? रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। रीन्यूएबल का मतलब होता है जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। नॉन रीन्यूएबल का मतलब होता है जो एक बार खत्म तो खत्म। तो जैसे यहाँ पे यूरेनियम खत्म तो खत्म, कोयला खत्म तो खत्म, प्राकृतिक गैस खत्म तो खत्म, लेकिन लकड़ी ये रीन्यूएबल कंसीडर होता है क्योंकि पेड़ काट के हम उसको दोबारा उगा सकते हैं। तो इसीलिए आप बिल्कुल यहाँ पे इसको याद रखिएगा। वैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब रीन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। इसके बाद दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है। महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी और छोटा नागपुर पठार और कर्नाटक पठार और अरावली, इनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट बनाए गए हैं। तो सबसे पहले मैं इस मैप में आपको लोकेट कर देता हूं। जैसे ये देखिए, ये हो गया आपका मैकाल, ये हो गया यहां पे महादेव, ये हो गया यहां पे अरावली, ये झारखंड के पास हो गया ये छोटा नागपुर पठार, और ये हो गया कर्नाटका पठार। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, महादेव पहाड़ियां मैकाल के पश्चिम में हैं। तो ये मैकाल, इसके पश्चिम में महादेव। पहला स्टेटमेंट सही मिल गया। अब बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। महादेव पहाड़ियां कर्नाटक पठार का हिस्सा हैं। कर्नाटक पठार का हिस्सा महादेव पहाड़ियां नहीं है। महादेव पहाड़ियां हैं सतपुड़ा का हिस्सा। सतपुड़ा जिसमें 7 पहाड़ियां आती हैं, उसी में से एक पहाड़ी है मैकाल। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। फिर है, महादेव पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है। ये छोटा नागपुर पठार है, इसके पूर्व में इधर कहां है? ये तो इधर है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया। महादेव पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। महादेव यहां है, अरावली यहां है, इससे भी कोई रिलेशन नहीं है। तो ये भी पॉइंट गलत हो गया। तो बिल्कुल इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखो एलोरा में बहुत सारी गुफाएं हैं और वो गुफाएं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड हैं। उनमें एक गुफा बहुत फेमस है जहाँ पे कैलाश नाथ टेम्पल है। और ये जो कैलाश नाथ टेम्पल है, इसको राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने ही बनवाया था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है? तो वो हमारा जो सेक्टर है वो है सर्विसेज। और सर्विसेज हमेशा से इंडिया का मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर रहा है। आज भी सबसे ज़्यादा जो नौकरियां होती हैं, नेशनल इनकम में जो सबसे ज़्यादा योगदान होता है, वो सर्विस सेक्टर ही प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल कितने तारीख को मनाते हैं? तो याद रखिएगा 22 मई। 22 मई को हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी मनाते हैं। इसके अलावा हम लोग 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को जल दिवस मनाते, वो भी याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक इलेक्ट्रिक रिक्शा योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम याद रखिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट को इंप्रूव करने के लिए और बढ़ाने के लिए महिलाओं को वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा डिस्ट्रीब्यूट किया है जो पिंक कलर का है, और इस योजना का नाम है पिंक इलेक्ट्रिक रिक्शा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 9 मार्च 2025 को किस क्रिकेट टीम ने इस साल का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता है? तो जी हां, हमारे देश भारत ने। और हम लोगों ने फाइनल में किसको हराया था? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड को। तो हम लोग जीते हैं। और हम लोगों ने किसको हराया है? तो न्यूजीलैंड को हराया है। फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में कौन अपॉइंट हुआ है? जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव पावर उनके अंदर होता है, सब कुछ वही करते हैं, ऐसे ही जर्मनी में उस पोस्ट को चांसलर बोलते हैं। और जर्मनी का जो नया चांसलर बने हैं उनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने अगस्त 2025 में डुरंड कप 2025 जीता है? डुरंड कप इंडिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसको इस साल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जो फुटबॉल क्लब टीम है आजकल बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और बड़े बड़े टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा और धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में अपनी जापान यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा शुभ उपहार मिला है? तो वहां पे जो जापान के राष्ट्रपति थे उन्होंने एक इनको गिफ्ट दिया और इस गिफ्ट का नाम था दारुमा गुड़िया।
दारुमा गुड़िया एक्चुअल में देखने में तो थोड़ी डरावनी लगती है, लेकिन ये हमें अपने टारगेट को लेकर बड़ा ही सचेत करती है। इसमें 2 आंखें बनी होती हैं, लेकिन उसमें वो ऐसे खाली होती हैं। जैसे हमने दिल्ली पुलिस एग्जाम क्रैक करना है तो हम दारुमा गुड़िया को लाए और वहाँ पे हमने उसकी एक आंख भर दी, कलर कर दिया कि हमें अब हमारा टारगेट ये स्टार्ट हो गया। जैसे हमारा टारगेट पूरा होगा फिर हम उसकी दूसरी आंख को क्या करेंगे, भर देंगे। तो ये हमें बार बार रिमाइंड करती है, एक आंख जब तक उसका नहीं भरा इसका मतलब तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये गोल मटोल होती है, तो आप इसको जैसे भी फेंकोगे ये वापस अपने पोजीशन में आ जाती है। तो ये भी हमें सिखाती है कि आप अपने जीवन में कितना भी संघर्ष कर रहे हो, कितना बार भी आप गिर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको उठना पड़ेगा और फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब को वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान यानी कि वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब घोषित किया गया है? तो वो है रियल मैड्रिड, जो स्पेन से रिलेटेड है। इसके बाद दोस्तों अगस्त 2025 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस भारतीय राज्य ने नारी अदालत पहल शुरू की है? नारी अदालत के जो डिसीजंस होंगे नारियों के द्वारा किए जाएंगे, नारियों के इशूज वहाँ पे हल होंगे। तो ये पूरा का पूरा मामला किस स्टेट ने स्टार्ट किया है? तो याद रखिएगा सिक्किम, जो भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। इसके बाद दोस्तों आज की बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन, जो आपके प्रैक्टिस सेट 50 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आने हैं। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो की गई है, आयोजित की गई है, इसको ऐसे कर लीजिए, की गई है, तो वो है हमारा प्यारा भारत। बिग कैट अलायंस इंडिया के ही इनोवेटिव आइडियाज़ की बदौलत 2023 में बना है। बिग कैट्स में लायन, टाइगर या फिर और भी चीता वगैरह ये सब आते हैं और इनको कंजर्व करने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस नंबर 3 को कवर किया है। 50 क्वेश्चन में आप कितने कर पाए हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। अगले वीक फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे अगला प्रैक्टिस सेट। तब तक के लिए अगर इस तरह के प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, इनको कमेंट करिए इन पे क्वेश्चंस पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इस पूरे क्लास की जो PDF है वो आपको रेडियंट गुरुकुल पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशंस आप रेडियंट गुरुकुल से जाकर डाउनलोड भी कर लेना। जय हिंद दोस्तों।